हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सुधीर। ये है आपका अपना डिजिटल क्लासरूम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी दी होम कमिंग, जो कि आपकी ट्रेजर चेस्ट किताब में एक स्टोरी है। आई जस्ट होप कि आपने इस किताब की इससे पहले जो वो बॉक्स में उसके बारे में लिखा जाता है, ऑथर के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उसको जरूर पढ़ा है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अब चूंकि क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा ऑथर के बीच में, या जिसने भी कविता लिखी है, और कहानी या कविता के बीच में। ओके, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बॉक्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये कहानी कहां पर सेट की गई है? ये कहानी के दो भाग हैं। पहला भाग है ग्रामीण बंगाल में, बंगाल के गांव में इसकी सेटिंग है। दूसरा भाग है कलकत्ता में। ओके, और ये दोनों काफी कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस हैं। रूरल बंगाल और कलकत्ता के बीच में काफी कॉन्ट्रास्ट है, जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस तरह की जिंदगी फाटिक चक्रवर्ती की थी गांव में, कलकत्ता में उसके बिल्कुल विपरीत थी। ये क्या, किस तरह से विपरीत थी, किस तरह के बदलाव फाटिक ने एक्सपीरियंस किए, अनुभव किया जब वो कलकत्ता में अपने मामा के घर गए, उन सब बातों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी बेसिकली एक 14 साल के एक लड़के के बारे में है, फाटिक चक्रवर्ती, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। ओके, सो फाटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर। रिंग लीडर का जनरली मतलब होता है एक तरह से गुट हो और उसका समवन हु लीड्स ए स्मॉल ग्रुप और आउटफिट। ओके, और जनरली रिंग लीडर का यूसेज एक नेगेटिव सेंस में किया जाता है कि कुछ ऐसी गतिविधियों में वो भाग ले या कुछ ऐसे काम करे जो कि दे आर नॉट पर्टिकुलरली पॉजिटिव। ओके, तो स्लाइटली नेगेटिव सेंस में रिंग लीडर शब्द का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। ओके, अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज ए न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड। उसके दिमाग में एक नई शरारत ने जन्म लिया। देयर वाज ए हेवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर अ बोट। नाउ मास्ट इज अ वर्टिकल पोल, नाव के ऊपर, जो कि उससे जो सेल्स होते हैं, राइट? जैसे मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है बंधु, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ करने की हिमाकत करता हूं। तो दिस विल बी द मास्ट और इससे द सेल्स विल बी देयर। दिस इज द सेल एंड दिस विल बी द मास्ट। सो एक हेवी लॉग था, यानी कि लकड़ी का एक बड़ा सा पोर्शन, जो कि रिवर के जो कीचड़ वाला एरिया होता है वहां पर पड़ा हुआ था। ओके, तो आप एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं ग्रामीण इलाका जहां पर एक नदी है, उसके बिल्कुल एज पे देयर इज अ रिवर बैंक एंड वहां पे थोड़ी कीचड़ है, वहां पर एक बड़ा सा लकड़ी का पीस लगा हुआ है और उसका इस्तेमाल किया जाना था ये नाव की मास्ट को बनाने के लिए, टू मेक द मास्ट फॉर अ बोट। नाउ फाटिक ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर इस बड़े से पीस को, लकड़ी के पीस को पानी के अंदर धकेल देंगे। मजा आएगा, कुछ सेंस नहीं बनता है लेकिन उसमें मजा आएगा। उसके मजा आने का कारण यह है, लॉग फ्रॉम हिज मेन फोर्स एंड रोल इट अवे, बिकॉज उस लकड़ी का जो मालिक था, जिसकी लकड़ी थी वहां पर, वो बड़ा लॉग ऑफ वुड वहां पर डाला हुआ था। बेसिकली किसी पेड़ को काटा होगा और वहां पर डाल के रखा होगा कि मैं इसको बाद में ले जाके नाव के लिए मास्ट बनाऊंगा। सो द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज। उसको गुस्सा आएगा, उसको थोड़ा सा अचंबा भी होगा, थोड़ा सा उसको सरप्राइज एलिमेंट भी होगा, और उसमें उसका रिएक्शन देके हम सभी लड़कों को मजा आएगा। सो दैट वाज द प्लान। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, यानी प्रपोजल किया फाटिक ने, यानी कि हम ये करते हैं करके आइडिया आया फाटिक के दिमाग में, राइट? बिकॉज मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड, और बाकी सब ने इस बात का समर्थन किया, यानी कि उसको सेकंड किया, एंड इट वाज कैरिड यूनानिमसली। सो ही इज यूजिंग ऑलमोस्ट लाइक कि बड़ी यूनाइटेड नेशंस की बैठक चल रही है, फाटिक यूएसए है, उसने ये प्रपोजल किया, बाकी सब देशों ने उसका समर्थन किया, एंड इट वाज कैरिड, द प्रपोजल वाज कैरिड यूनानिमसली। इट्स वेरी ऑफिशियल काइंड ऑफ लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल टैगोर ने वेरी डेलिबरेटली किया है इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ एड एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, इन ऑर्डर टू सैटिराइज इट, कि वो अपने आप को काफी इंपॉर्टेंट मानते थे। बट जस्ट एज द फन, बट जैसे ही मजा शुरू होने वाला था, मक्खन, जो कि फाटिक का छोटा भाई था, वो आया और वो उस लकड़ी के ऊपर बैठ गया। ओके,
अब लड़कों को समझ में ही नहीं आया, दे वर पजल्ड, उनको समझ में नहीं आया कि इसका क्या करें, कि तो उसको धक्का दिया कि तुम उठो वहां से, लेकिन मक्खन उठने का नाम ना ले। ओके, ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसोफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। उसको लगा कि ये सब मजाक वगैरह करने से ही इज सिटिंग देयर मेडिटेटिंग विदाउट बीइंग विलिंग टू मूव, वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। फाटिक को गुस्सा आया, मक्खन अगर तुम यहां से नहीं निकले मैं तुम्हारे को पीटूंगा, आई विल थ्रैश यू। तो उसको धमकी देता है कि मैं तुमको मारूंगा। मक्खन और भी ज्यादा कंफर्टेबली वहां पर बैठ गया। ना अगर फाटिक ना अभी क्या होता क्या है, ही इज अ रिंग लीडर, उस सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई कि उसका खुद का छोटा भाई उसकी बात नहीं मान रहा है ना। अब आप में से भी कई लोग होंगे, आपका छोटा भाई या बहन आपकी बात नहीं मानता है तो आपको गुस्सा आता है, या आपका कोई बड़ा भाई है और उसकी बात आप नहीं मानते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। उसी तरह से फाटिक को भी लगा। अब उसको अपनी रीगल डिग्निटी, यानी कि उसका जो एक there was a particular stature he had because he was a ring leader, right? तो उसकी एक डिग्निटी थी, उसका एक रुआब था, उसको प्रोटेक्ट करना था। अभी उसने क्या किया, he ought to carry out his threat, यानी कि मैं मारूंगा। But his courage failed him at the crisis, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसका जो फर्टाइल ब्रेन जिसमें कि काफी सारे इस तरह के आइडियाज आते थे, however rapidly seized upon a new maneuver, एक दूसरा आइडिया आया। मैनूवर मतलब ओके, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली को मैं टेढ़ी करता हूं और मारने के बजाय कुछ और तरीका अपनाता हूं जिससे कि ये मक्खन उस लकड़ी से ऊपर उठ जाए। ओके, उस लॉग ऑफ वुड से उठ जाए। लकड़ी इज यूज्ड फॉर स्लाइटली मोर थिनर पीसेस ऑफ वुड। ओके, एंड अगर उससे उसके भाई को थोड़ी सी मुश्किल आती है, उससे और मजा आएगा इसके फॉलोअर्स को, इसके जितने भी आसपास घूमने वाले रिंग लीडर लड़के हैं उनको ज्यादा मजा आएगा। He gave a word of command to roll the log and मक्खन out together, यानी कि मक्खन बैठा है, बैठने दो, उसके साथ साथ ही हम पूरे लॉग ऑफ वुड को पानी में ढकेल देंगे। मक्खन ने ये सुना, ये ऑर्डर सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, अब तुम इसको छोड़ करने वाले हो तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन उसके दिमाग में ये ध्यान नहीं आया कि those who attempt earthly fame in other matters there was peril in it, यानी कि उस समय बिकॉज ऑफ हिज ओन ईगो उसने सोचा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, कि मैं उस लॉग ऑफ वुड को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसमें खतरा था। देयर वाज पेरिल, पेरिल मतलब डेंजर, खतरा था ये करने में, बिकॉज मक्खन छोटा सा लड़का था, वो भी पानी के अंदर बह जाता। द बॉयज बिगैन टू हीव एट द लॉग, यानी कि उस लॉग को धक्का देने लगे विद ऑल देयर माइट, calling out 1 2 3 go. At the word go the log went and with it went Makkan's philosophy, glory and all, कि उसकी जो पूरी फिलॉसफी थी कि मैं तो इसमें मेडिटेट कर रहा हूं, ग्लोरी मतलब कि मैं अपनी बड़े भाई की बात नहीं मानूंगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा, वो सब एक तरह से पूरा पानी में बह गया मतलब वो पानी में गिर गया। All the other boys shouted themselves hoarse, यानी कि लड़कों को मजा आया। ओके, बट फाटिक को थोड़ा सा डर लगा, उसको पता था अभी उसका भाई किस तरह से रिएक्ट करेगा, और वही हुआ। बिकॉज मक्खन वहां से निकला एज ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरियस, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, और मदर अर्थ से, सो ही इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मेकिंग हिम ए मच वेरी विजुअल इमेजरी ऑफ हिम इमर्जिंग आउट ऑफ मदर अर्थ इन ए फ्लैश ऑफ एंगर। फाटिक की तरफ कूदा और उसका फेस को स्क्रैच किया, पीटा, लात मारी और रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर। ये और टैगोर इज वेरी डिलिबरेटली कॉलिंग इट अ लॉट ऑफ ड्रामा। ओके, फाटिक का इस पर किस तरह का असर हुआ? कुछ असर नहीं हुआ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, एंड ही सैट ऑन द एज ऑफ अ संकन बार्ज, बार्ज मतलब एक प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ थिंग, और रिवर बैंक पर वहां बैठ गया एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ये तो रोज की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और वो ऐसी घास खाने लगा, बेसिकली लॉइटरिंग अराउंड विदाउट हैविंग एनी वर्क टू डू। दिस इज लाइक ए टिपिकल विलेज सीन इन अ सेंस। वहां पर एक नाव आई और वहां से एक बुजुर्ग आदमी निकला जिसके ग्रे हेयर थे, डार्क मुस्टैच, स्टेप्ड ऑन शोर। He saw the boy sitting there and asked him where the चक्रवर्ती lived, यानी कि उसका खुद का घर का एड्रेस फाटिक से पूछ रहा है। लेकिन फाटिक अपना वो जो कर रहा था वही करता रहा, chewing the grass, and he said over there, ऐसे हाथ दिखा दिया without any particular direction. Okay,
it was impossible to tell where he pointed. The stranger asked him again. He swung his legs to and fro. So उसको फर्क नहीं. He said, "Go and find out." So he was, it gives you the impression of a boy. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसको, कि elderly person asking him the address to his own house, he should guide him, or at least he should be curious कि ये बंदा आखिरकार है कौन. उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. He said, "Go and find out," which kind of conveys a slightly rude kind of a personality, a teenage boy who doesn't know how to behave himself. But now a servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. अब वहां पर एक नौकर आया. फाटिक फिर भी नहीं निकला, लेकिन इस सर्वेंट को मालूम था फाटिक को कैसे कंट्रोल करना है. उसने उसको उठाया और लेके चला गया. Impotent rage, impotent is essentially having no power to change anything despite the anger. यानी कि उसको गुस्सा बहुत आया, लेकिन उस गुस्से का कुछ असर नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज उससे कुछ वो कर नहीं पाया. नौकर उसको उठाकर लेके गया, वो प्रोटेस्ट करता है, लेकिन उसको कुछ असर नहीं हुआ. ओके. When Fatik came into the house, his mother saw him. इससे पहले एक saunter था. Saunter essentially means to walk without any hurrying, in a very alsi manner kind of walking. Okay. When Fatik came into the house, his mother saw him. So you have been, तुमने मक्खन को फिर से मारा. फाटिक ने बोला, नहीं मैंने नहीं मारा. किसने बताया? मदर ने बोला, तुम झूठ मत बोलो. फाटिक ने बोला, मैं बोलता हूं मैंने नहीं मारा. और इस बार फाटिक सही बोल रहा है. फाटिक ने नहीं मारा था. फाटिक ने वो शरारत की थी, लेकिन मक्खन वाज द वन हु बीट अप फाटिक. तुम मक्खन से पूछो. मक्खन बोला, यस मदर, फाटिक डिड हिट मी. नाउ मक्खन का क्रेडिबिलिटी मां के सामने ज्यादा है, कि मां उसकी बात का विश्वास इमीडिएटली करती है, फाटिक की बात का विश्वास नहीं करती है. फाटिक बोलता है कि मैंने नहीं मारा है. मक्खन झूठ बोलता है कि इसने मुझे मारा, और मां उसकी बात का विश्वास करती है. तो इससे पता क्या चलता है कि फाटिक का जो रेपुटेशन है मां के सामने इतना अच्छा नहीं है. मां ये मानती है कि फाटिक सच नहीं बोलता है. तो इसका ये एक कारण ये हो सकता है कि पहले ऐसी कुछ घटनाएं हुई हो जिसमें फाटिक ने झूठ बोला हो और मां को पता चल गया हो. तो एक तरह से थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, ट्रस्ट डेफिसिट है, जहां तक फाटिक का सवाल है. फाटिक्स पेशेंस, फाटिक काफी इसको गुस्सा आ रहा था, एंड ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, बिकॉज इस समय वो सच बोल रहा था. ही रश्ड एट मक्खन एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज. उसने 2 मुक्के मारे मक्खन पे. ओके. His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away and beating him up with her hands. Now, मां ने फाटिक को मारा. तो you can imagine a very rough kind of a scene playing out in the house. When Fatik pushed her aside, she shouted, "What you little villain, would you hit your own mother?" कि क्या तुम अपनी मां को ही मारोगे? It was at this critical juncture, उसी समय पर, उसी मिनट पर उस व्यक्ति ने वहां पर एंट्री की. बंगाली या हिंदी में एक वर्ड है आगुंतक. ये सत्यजीत रे की एक फिल्म थी उत्पल दत्त के साथ, which means a visitor. He asked what the matter was. Fatik looked sheepish and ashamed. But when his mother stepped back, now mother ने अपने उस व्यक्ति को देखा and she realized कि ये तो मेरा खुद का भाई है. Now वो भाई जब फाटिक के पिताजी का देहांत हो गया था, उस समय पर वो बॉम्बे में था. उसके बाद वो कोलकाता आया और अपनी बहन को ढूंढा. उसको पता चला कि ये गांव में रहती है अपने 2 बच्चों के साथ, तो वो उससे मिलने के लिए गांव में आया है. The next few days were full of rejoicing. The brother asked, मामा ने पूछा कि ये बच्चे कहां पढ़ते हैं. उसकी बहन ने बताया कि फाटिक was a perpetual nuisance. Now let me tell you a few important key phrases here, जिसका की इस्तेमाल आपको अपने आंसर्स में करना चाहिए जरूर. ओके. ये perpetual nuisance is an important keyword. Let me also tell you, we have a fabulous, and I say this with a lot of pride, Julius Caesar course and the treasure chest course, जो English literature का courses है, जिसमें कि हमने दोनों किए हैं. इनफैक्ट पूरा treasure chest हो गया है, पूरा Julius Caesar हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स पूरे डाल दिए गए हैं, MCQs पूरे डाल दिए गए हैं, सभी चैप्टर्स के नोट दिए गए हैं, जूलियस सीजर के सभी सीन के नोट्स दिए गए हैं, MCQs हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. तो अगर आपको चाहिए, so please go and have a look at the courses on the SWS app. I say it with a great degree of pride. These are excellent content material and courses. Okay, कि अगर आप उसको ठीक से पढ़ लेंगे हर तरीके से, एंड स्पेशली जूलियस सीजर जिसमें कि काफी सारा पॉलिटिक्स, राजनीति भी घुसा पड़ा है, तो उसमें आपको समझने की जरूरत है. So please go and have a look at it, explained entirely in simple English with
टेलिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस एंड आंसर्स वगैरह भी दिए गए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं. एंटायरली अप टू यू, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट. ही वॉज लेजी. नाउ परपेचुअल न्यूसेंस, ये एक इंपॉर्टेंट की फ्रेज है. लेजी इज अनदर कीवर्ड. डिसोबीडियंट एंड वाइल्ड, ये सारे फाटिक के बारे में है. तो अगर आपके पास आपसे फाटिक के बारे में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, स्पेशली रिलेशनशिप विद हिज मदर. लेकिन मक्खन, जहां तक मक्खन का सवाल था, ही वॉज गुड एज गोल्ड, उसको सोना मानती थी. क्वाइट एज ए लैम्प, कि ज्यादा शोर शराबा नहीं करता था. एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. ओके, तो बिशंबर ने कहा कि मैं फाटिक को लेके जाता हूं कलकत्ता. ओके, तो मक्खन को संभालो, मैं फाटिक का जिम्मा लेता हूं कलकत्ता में. ओके, मेरे 3 बच्चे हैं कलकत्ता में जो पढ़ रहे हैं, साथ में ये भी पढ़ लेगा. ओके, उसकी मां इमीडिएटली तैयार हो गई, राइट. और फाटिक भी इमीडिएटली तैयार हो गया. उसका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा. ओके, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ. और इससे क्या हुआ, इट प्रोवाइडेड एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फाटिक. गेट रिड ऑफ फाटिक, इससे आपको क्या अंदाजा होता है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेज कि नॉर्मली यू गेट रिड ऑफ समथिंग विच इज अनवांटेड, है ना. अगर लेट्स गेट रिड ऑफ दिस डर्ट, लेट्स गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, लेट्स गेट रिड ऑफ ओल्ड बुक्स, यू नो, कि जिसकी जरूरत हमको नहीं है. ओल्ड न्यूज़पेपर्स, लेट्स गेट रिड ऑफ देम, कि उसे छुटकारा मिले. तो उसी सेंस में अगर इसी सेंटेंस को किस तरह से लिखा जा सकता था, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू सी फाटिक गो. अगर ऐसा भी लिखा जाता तो लगता कि ओके, फाटिक जाता है लेकिन उसे खुशी हुई. लेकिन टू गेट रिड ऑफ फाटिक, कि नो, चलो इस मुसीबत से छूटा मिला, पीछा छूटा, यू नो, दैट इज द सेंस दैट हिज मदर इज हैविंग. सो इससे आपको मदर और फाटिक के बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में काफी कुछ पता चलता है. इसको भी आप नोट कीजिए. शी हैड ए प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब उसके अगेंस्ट एक एंटी फीलिंग थी उसकी मां में, अगेंस्ट द बॉय. एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स. नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स का मतलब दोनों भाइयों में बिल्कुल भी प्रेम स्नेह नहीं था. शी वॉज इन डेली फियर. उसको हमेशा, मां को हमेशा यह डर लगता था कि एक दिन मक्खन को नदी में ये डुबो देगा. ओके, या उसका सर फोड़ देगा लड़ाई में, या रन इनटू सम, या किसी और खतरे में उसको डाल देगा. एट द सेम टाइम शी वाज समवन डिस्ट्रेस. लेकिन ये सब ठीक था, लेकिन उसको ये थोड़ा सा बुरा ये भी लगा कि फाटिक वो भी इतना ईगर है जाने के लिए. मां चाहती थी कि चला जाए, मुसीबत टली, लेकिन उसको थोड़ा सा ये भी लगा, देयर वाज अ बिट ऑफ द मदरली अफेक्शन. शी फेल्ट अ लिटिल सैड दैट फाटिक को भी काफी उत्सुकता थी, काफी इंटरेस्ट था इन ऑर्डर टू गो अवे टू कैलकाटा. फाटिक as soon as all was settled kept asking his uncle. ना वो हमेशा अपने मामा से पूछ रहा कब जाएंगे कब जाएंगे. He was on pins and needles, मतलब काफी उत्सुकता थी उसको. Pins and needles is an idiom. He was on pins and needles all day long. अगर आप नीडल के ऊपर बैठे या किसी पिन के ऊपर बैठे तो आपको क्या लगेगा? बेसिकली इट इज टू सजेस्ट डिस्कम्फर्ट, यू नो, दैट ही इज वेरी अनकंफर्टेबल. उसको उत्सुकता है कि हम कब इस गांव को छोड़ के कलकत्ता जाएंगे, बिकॉज नई जगह है. तो उसको काफी एंथुसियाज्म था, काफी इंटरेस्ट था. And lay awake most of the night. He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite. Perpetuity मतलब permanently. Bequeath का मतलब उसने मक्खन को दे दिया. Permanently क्या क्या दिया? 3 चीजें MCQs के लिए इसको याद रखिए. फिशिंग रॉड, उसकी बड़ी पतंग और कंचे. और इस समय पर जब वो छोड़ के जा रहा था मक्खन की तरफ, उसके देने की एक तरह से इच्छा थी. बेसिकली ही वाज बीइंग नाइस एंड जनरस टुवर्ड्स मक्खन. अब यहां तक आपका गांव का पोर्शन पहले 2 पेजेस में खत्म हो जाता है. अब द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज एंटायरली सेट इन कैलकाटा. ओके, तो आप इस स्टोरी को भी 2 भागों में देखिए तो आपको कॉम्प्रिहेंड करने में और अंडरस्टैंड करने में, नोट्स बनाने में, समझने में, आंसर्स वगैरह लिखने में आसानी होगी. ओके, when they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. Acquaintance मतलब पहली बारी वो अपनी मामी से मिला. Now, the relationship between Fatik and the 2 women in his life, his mother and the aunt, is important. उसका contrast भी, similarities and contrast भी जानना आपके लिए जरूरी है. उसके लिए भी आप notes based on this video बना लीजिए. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि ये मेरे परिवार में एक नया एडिशन आ गया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 लड़के थे.
ओके, जिनको संभालना ऑलरेडी काफी मुश्किल था। और इसके बाद एक गांव से एक 14 साल के लड़के को लेकर आया है बिशंबर, उसका पति, उससे उसको काफी नाराजगी हुई। ओके, बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिशन। इंडिस्क्रिशन मतलब एक ऐसा काम जिसको कि उसको नहीं करना चाहिए था, वो बिशंबर ने किया है, और करने से पहले उसको दो बार ही सोचना चाहिए था, ऐसा उसकी मामी मानती थी। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, नाउ ये टैगोर का एक काइंड ऑफ फिलोसोफाइजिंग है 14 साल के लड़के के बारे में। 14 साल का लड़का कैसा होता है उसके बारे में टैगोर ने लिखा है कि इस दुनिया में 14 साल के बच्चे से ज्यादा बड़ी मुसीबत कोई नहीं है, क्योंकि 14 साल का बच्चा ना तो अच्छा लगता है देखने में, ही इज नीदर ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंट मतलब कोई जेवर जो कि देखने में अच्छा लगता है, ना ही उसका कोई फायदा है, क्योंकि उसको एक छोटे बच्चे की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, मतलब वो बीच बीच में आ रहा है लेकिन उसको कुछ ये नहीं होता, ही इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ एन एज वेयर ही इज नीदर अ लिटिल बेबी नॉर ही इज अ ग्रोन अप पर्सन। अगर वो छोटे बच्चे की तरह बात करे तो उसको बेबी कहते हैं, लेकिन अगर वो एक बड़े व्यक्ति की तरह बात करने की कोशिश करे तो उसको रूड मानते हैं। इम्पर्टिनेंट का मतलब है थोड़ा बॉर्डरिंग ऑन रूड, जो जिस तरह के लहजे में बात करनी होती है अगर उस तरह के लहजे में बात नहीं करता है तो उसको इम्पर्टिनेंट कहते हैं। ओके, इनफैक्ट एनी टॉक, अगर वो किसी भी तरह से बात करे लोगों को वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, रिसेंटेड। देन और देखने में भी ही इज एट दैट ग्रोइंग एज, कि उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, उसकी वॉइस ब्रेक होने लगती है, एंड हिज फेस ऑल्सो बिकम्स ए लिटिल एंगुलर, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स आते हैं। एंड तो बेसिकली एक 14 साल के लड़के को काफी अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, और जो लड़का है वही ऑल्सो इज वेरी सेल्फ कॉन्शियस कि मैं कैसा लग रहा हूं, माई वॉइस इज साउंडिंग डिफरेंट, माई लुक्स आर साउंडिंग डिफरेंट, आर लुकिंग डिफरेंट, माई क्लोथ्स आर शॉर्ट, नो वन इज काइंड ऑफ रिएक्टिंग टू मी पॉजिटिवली। तो एक 14 साल का लड़का, एंड मेनी ऑफ यू आर 14 years of age, does find it very difficult to relate to the world around him. Okay, when he talks with elderly people, जब वो बुजुर्गों से बात करता है, he is either unduly forward or unduly shy, ज्यादा बात करता है या बहुत ही कम बात करता है, right? That he appears ashamed of his existence. So ये paragraph is important about Tagore's views as far as a boy of 14 is concerned. लेकिन इसी उम्र पर, okay, जो एक 14 साल का लड़का सबसे ज्यादा किस चीज की मांग करता है, किस चीज को चाहता है, वो है प्यार, स्नेह। ओके, और रिकग्निशन, कि कोई उसको रिकॉग्नाइज, उसकी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ये लड़का है। ओके, एंड अगर कोई ऐसा करे तो वो उसका एक तरह से शागिर्द बन जाता है, एक तरह से उसका फैन बन जाता है कि इसने मेरे को रिकॉग्नाइज किया, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ओके, बट उसको ज्यादा लोग ये नहीं करते हैं, और उसको देयर इज ही इज ट्रीटेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, इन द सेंस दैट उसको ओपनली कोई प्यार नहीं करता है, क्योंकि अगर करे तो दैट वुड सीम लाइक इसको कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है और ये लड़के के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से लोग उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं। तो होता यह है कि उसको हमेशा डांट पड़ती रहती है और उसका एग्जिस्टेंस ऐसे हो जाता है जैसे स्ट्रे डॉग जिसका कि मालिक खो गया है। नाउ फॉर अ बॉय ऑफ 14, उसका जो घर है वही उसका स्वर्ग है। लेकिन जहां तक फाटिक का सवाल है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति, बिकॉज मामा टिल ए फ्यू डेज अगो उसको तो मालूम भी नहीं था कि ये मेरा मामा है, ओके, तो उसके लिए एक अनजान जगह बन जाती है, तो वो ऑब्वियसली स्वर्ग नहीं बन सकती। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, बिकॉज ना ही वो मामी को जानता था और उसका उन 3 लड़कों के साथ, 3 कजिन्स के साथ किसी भी तरह का एक रैपो नहीं था, पहले से नहीं जानता था, तो वो एक तरह से उसको टॉर्चर लगने लगा। ओके, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them, तो ये एक तरह से टॉर्चर था। अच्छाई क्या होती, अगर जो उस घर की औरत यानी कि उसकी मामी उसको काइंडली ट्रीट करती तो उसको अच्छा लगता, राइट? It was anguish to Fatik to be the unwelcome guest in his aunt's house, तो उसके मामी के घर में उसको एक अनवांटेड गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था कि इसके यहां पर आने की जरूरत नहीं थी, हमें ये अच्छा नहीं लगता है कि तुम यहां से गांव से आकर कलकत्ता में हमारे घर में रह रहे हो, सो यू आर, एक तरह से तुम हमारे ऊपर एक बोझ हो। दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट वाज गिवन टू फाटिक।
डिस्पाइज्ड बाय हिज एल्डरली वुमेन, उसको मामी पसंद नहीं करती थी। एंड स्लाइटेड, स्लाइटेड का मतलब उसकी आलोचना की जाती थी, उसका इंसल्ट किया जाता था, राइट, ऑन एवरी ओकेजन, हर मोड़ पर। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, अगर लेकिन अगर उससे मामी बोलती कि फाटिक ये काम कर दो, तो वो इतनी उत्सुकता से उस काम को करता था कि मेरे को तो मामी को इंप्रेस करना है। ओके, होता है ना, राइट। सो उससे उसको काफी मजा आता था। तो एंड मामी बोलती थी डोंट बी स्टूपिड, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। तो वो कुछ भी करता था, मामी जी इंप्रेस नहीं होती थी। दैट वाज द प्रॉब्लम। नाउ घर में लोग, छोटा घर था लेकिन लोग ज्यादा थे, 5 लोग ऑलरेडी थे और ये आ गया छठा। ओके, तो क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स होम, उसके ऊपर तो क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर तो है, दैट इज देयर, बट उसको साथ टैगोर हैज एडेड नेग्लेक्ट। इट वॉज ए क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर, लेकिन उससे उसको किस तरह से यूज किया गया है, ना केवल 5 लोगों 6 लोगों का होना, लेकिन उसके साथ साथ उसको कोई, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। ही वॉज नेग्लेक्टेड, सो क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट, तो उससे और भी ज्यादा उसको नेग्लेक्ट की फीलिंग आती थी। उसके मामी के घर पे उससे फाटिक को काफी ऑपरेशन हुई कि उसको उसको लगता था कि मैं तो यहां पर फ्रीली ब्रीथ भी नहीं कर सकता। तो ही वांटेड टू गो टू द ओपन कंट्री, जो उसके गांव में था, एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, बट देयर इज नो ओपन कंट्री टू गो टू इन कैलकाटा बिकॉज, और ये कैलकाटा का ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ में दिया गया है कि यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें थी, हाउसेज एंड वॉल्स, एंड वो सपने देखता था अपने गांव के विलेज का, जहां पर वो अपनी पतंग पूरे दिन उड़ा सकता था। ओके, रिवर बैंक्स पर जा सकता था, जो झील थी, नैरो ब्रूक एज इन ए स्ट्रीम, वहां पर जा सकता था, कहीं पर तैर सकता था, स्विम कर सकता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, जो उसके साथ जो लड़के थे उनकी याद आती थी उसको। उसको अपने टायरेंट मदर, यू सी द डिस्क्रिप्शन, अभी भी अपनी माँ को पसंद नहीं करता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट की फ्रेज है, टायरेंट मदर। ओके, टायरेंट का मतलब समवन हु इज वेरी क्रूअल, so that is the phrase he is using for his mother who had such a prejudice against him, जिसको, जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसके साथ उसके खिलाफ एक तरह का मेजर प्रेजुडिस था, उसको एक तरह की घृणा नहीं कहेंगे, एक तरह का शी फेल्ट कि ये ठीक नहीं है बंदा। ओके, occupied him day and night, a kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of one who is loved, and an inexpressible wistfulness. Basically wistfulness मतलब someone who is kind of lost in thoughts during absence, a silent cry of the innermost. लेकिन हालांकि उसको टायरेंट मदर कहा है, even then this was also there, वो अपने he wished कि मैं मदर के साथ क्लोज भी होता, because he knew that वो मक्खन को ज्यादा पसंद करती थी. So there was that element of neglect that he spoke about. That neglect got amplified with the thoughts of all these things. So this particular part of the passage is very important. The feelings that Fatik experienced while he was there in Calcutta. Missing the village life, ये तो पूरा geographical description हो गया. This is the philosophical and the emotional description. तो आपको ये दोनों भाग याद रखने पड़ेंगे अगर आपसे ये 4 मार्क का प्रश्न पूछते हैं कि फाटिक का पूरा जो मेंटल मेकअप था while he was in Calcutta, how was he remembering the life before in the village. So आपको geographical description भी देना पड़ेगा और emotional description भी देना पड़ेगा, that even though his mother had a prejudice against him, his tyrant mother, he kind of also missed, there was a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of a calf. और मदर और फाटिक के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी आपको अपने आंसर्स प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस स्टोरी. दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट लाइक एन एनिमल instinct, agitated, the shy, nervous, lean, uncouth, and ugly boy. Now, these are also important keywords which you can use for Fatik. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. So, all these thoughts से उसको काफी विचलित करती थी. ये सारे जो भावनाएं हैं, जितने भी ख्यालात, जितने भी बातें उसके दिमाग में रहती थी, उससे उसको काफी डिस्टर्बेंस होती थी. There was no more backward boy in the whole school than Fatik. Now इसके बाद ये सब घर की बातें हो गई. अब थोड़ी सी बात टैगोर करते हैं उसके स्कूल लाइफ के ऊपर. Now स्कूल में ऐसा था कि फाटिक बिल्कुल भी पढ़ाई में कोप नहीं कर पाता था. बाकी बच्चे कैसे करते थे, उनके साथ कोप नहीं कर पाता था, because he was never into studies in that sense, because unlike Makhan,
who was fond of reading books. फाटिक के बारे में उसकी माँ ऐसा कुछ नहीं सोचती थी. So obviously फाटिक was more used to doing मस्तीखोरी करता था, not studying. So जब भी टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछता था, he remained silent and he suffered all the blows that came on his boy. So काफी corporal punishment में उसको physically मार भी पड़ती थी. और जब दूसरे बच्चे खेलते थे, he stood wistfully में, जैसे मैंने कहा, basically lost in thoughts and gazed at the roofs of the different houses, and if by chance he spied children playing on the open terrace, his heart would ache with longing कि अरे काश मैं भी अपने गांव में होता, वहां पे भी मैं भी खेल सकता था. एक दिन थोड़ी हिम्मत करके उसने अपने मामा से पूछा कि मैं घर कब जा सकता हूं. नाउ यू सी द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज होमकमिंग. पहला होमकमिंग कब हुआ? जब वो रिवर बैंक से अपने घर पर आया और वो पूरा वाद विवाद हुआ अपनी माँ के साथ, राइट? दैट वाज द फर्स्ट होमकमिंग. दूसरा होमकमिंग कब हुआ? जब वो अपने कलकत्ता, आई मीन इफ यू हैव टू ब्रेक इट अप एंड टॉक अबाउट डिफरेंट होमिंग, द फाइनल होमकमिंग इज एट द एंड, बट दूसरा होमकमिंग इज व्हेन ही गोज फ्रॉम हिज हाउस टू द होम इन कलकत्ता. लेकिन वो कभी भी अपना घर नहीं हो पाता. नाउ ही वांट्स टू गो होम, बैक टू हिज विलेज, एंड ही सेज नवंबर में जब छुट्टियां आएंगी. ओके, वन डे फाटिक अपना लेसन बुक हो गया. ओके, और अपनी बुक्स होने के बावजूद भी वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं कर पाता था, अपना लेसन नहीं प्रिपेयर कर पाता था. अब जबकि लेसन बुक हो गई है तो और भी ज्यादा मुश्किल, राइट? और बाकी उसके कजन्स भी उसको एक तरह से सपोर्ट नहीं करते थे किसी भी तरह से. दे बिगैन टू जेयर मतलब इंसल्ट करना, राइट? मजाक उड़ाना. और वो अपनी मामी के पास गया और उसने बोला कि मैंने बुक खो दी है. आंट ने उसको खरी खोटी सुनाई. शी कॉल्ड हिम क्लमसी कंट्री लाउड. इसको भी यूज कीजिए आप, हैं? क्या मैं एक और एग्जैजरेट करके बोलती है कि क्या मैं एक महीने में तुम्हारे लिए 5 बारी बुक्स खरीद सकती हूं? ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन एग्जैजरेशन किया. दैट नाइट, एंड दैट बिकेम काइंड ऑफ एनफ फॉर फाटिक. फाटिक को काफी सरदर्द हुआ और मलेरिया होने लगा. एंड ही वॉज वेरी स्केर्ड कि अरे इससे तो और भी ज्यादा मुसीबत होगी, बिकॉज मामी को और गुस्सा आएगा. तो अगले सुबह वो वहां से भाग गया. ओके, काफी ढूंढा, काफी बारिश हो रही थी और बिशंबर ने पुलिस को बुलाया. पुलिस वैन ने उसको ढूंढा और उसको वापस लेके आई. पूरी तरह से भीगा हुआ था, उसको फीवर चढ़ा हुआ था, उसको शिवरिंग हो रही थी जो मलेरिया में होती है, राइट? एंड हिज वाइफ इवन देन डिड नॉट शो एनी सिंपैथी. मामी ने कहा व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस, कि मुसीबत पर मुसीबत ही इस लड़के से आई है और कुछ नहीं आई है, कि तुम इसको घर क्यों नहीं भेज देते. फाटिक ने सुना, ही सेड मैं घर ही जा रहा था लेकिन पुलिस वालों ने मुझे वापस यहां पर लेकर आए. फीवर और बढ़ा, राइट? उसने फिर से अंकल से पूछा कि क्या मैं घर जा सकता हूं. बिशंबर ने कहा कि मैंने तुम्हारी and took Fatik's lean and burning hands and sat by him. The boy began to mutter. At last, it became, "Mother, don't beat me like that." अभी उसको फीवर इतना हो गया है कि उसको थोड़ा सा वो अपनी स्लीप में ही बात कर रहा है. What we call hallucination. Okay, this is called hallucinating. HALLUSIAN. Okay, that he started to hallucinate. Okay, no, which is not always very clear, but at that time he's imagining that, don't beat me like that. He's still imagining that his mother is beating him and he's protesting कि माँ मेरे को इस तरह से मत मारो और मैं सच बोल रहा हूं. Okay, so this became very this thing because when he spoke the truth, his mother did not believe him. So obviously in his subconscious mind उसके दिमाग पर एक काफी असर हुआ है कि जब मैंने सच बोला और मक्खन ने झूठ बोला, माँ ने फिर भी झूठ का सहारा दिया, झूठ को सपोर्ट किया. उसने ये नहीं माना कि मैं सच बोल रहा हूं, राइट? सो दैट हैज ऑब्वियसली अफेक्टेड हिम. और अगले दिन थोड़ी देर के लिए उसको कॉन्शियस आया और उसने सोचा कि कोई आएगा, लेकिन कोई आया नहीं. एंड बिशंबर ने कहा कि मैंने फाटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, यानी कि मैंने तुम्हारी माँ के लिए बुलावा भेजा है गांव से कलकत्ता आने के लिए, राइट? और डॉक्टर ने कहा कि इसकी स्थिति काफी क्रिटिकल है. ओके, इसकी हेल्थ कंडीशन इज नॉट वेरी गुड राइट नाउ. फाटिक रोने लगा एंड ही स्टार्टेड सेइंग 3 fathoms. ओके, ये 3 fathoms क्या है? दिस इज सिग्निफिकेंट, इसको जरा ध्यान से सुनिए. नाउ fathom is essentially a unit of length which is used to measure the depth of water. It's equal to 1 fathom is roughly equal to 6 feet. Okay, now
ये उसने सुना है गांव में, नाव में या बोट वगैरह में लोग इसका सेलर्स इसका इस मेजरमेंट का इस्तेमाल करते थे, बोलते थे अबाउट फैथम्स, राइट? He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. इसका मतलब क्या है? उसको लग रहा था कि जैसे जैसे फीवर बढ़ रहा था, he was getting the feeling as though he is sinking. वो होता है ना when you are running very high fever, जैसे डेंगू वगैरह में fever goes up to 105, 106 also. At that time you get the feeling कि मैं बिल्कुल sink कर रहा हूँ, as though I am going under. So he is kind of, Tagore has used the metaphor of water and his Phatik is feeling कि मैं भी बिल्कुल पानी के अंदर जा रहा हूँ and not able to control as I am sinking and sinking and sinking. And क्योंकि उसने fathom का word सुना है, so he is kind of measuring it कि मैं कितना नीचे पानी के अंदर जा रहा हूँ. So this is an important metaphor that has been used out here. Phatik की माँ आई and she called Phatik my darling, darling. Now this is important. पहले उसका distinct tyrant mother था. She thought he was a perpetual nuisance, but now she's describing him as my darling, darling. So the transformation of the mother is extremely significant. ये आपको note करना पड़ेगा. Okay. And Phatik's this thing, he is also surprised. He says, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे को darling बुला रही है मेरी माँ. She cried again, Phatik my darling, my darling. So obviously she is very emotionally moved कि उसका बेटा is almost on his deathbed. The doctor has said that he is very critical at this stage. Phatik very slowly turned his head and without seeing anybody said, Mother, the holidays have come. कि अब मैं घर जा सकता हूँ, मेरी घर वापसी हो सकती है. The homecoming can happen because मेरी माँ आ गई है, मेरी माँ मेरे को वापस ले जा सकती है. Now the ending आप देखेंगे, ये थोड़ी सी ambiguous है. Ambiguous का मतलब थोड़ा सा it is not very clear. क्या फाटिक की मौत हो जाती है? कई लोग मानते हैं कि फाटिक की मौत हो जाती है. कई लोग मानते हैं कि फाटिक अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन उसकी माँ के साथ उसकी सुलह हो गई है, तो अभी उसकी बाकी की जिंदगी काफी अच्छी कटेगी. We don't know. Tagore is leaving it open-ended. The holidays have come means अभी उसका समय है कि वो वापस अपने घर जा सकता है. वो घर जो कि असली में उसका घर होगा, जहां पर उसकी माँ उसके साथ प्यार से पेश आएगी, उसकी माँ के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा. So that is the kind of homecoming that he would seek. So it is an ambiguous, it is an unclear kind of an ending. लेकिन the homecoming is the transformation of Phatik and his relationship with his mother. That's the most important element. कि उसकी माँ के साथ उसका जो रिश्ता है वो रिपेयर हो गया है, वो बदल गया है. From a perpetual nuisance, he has become a darling. That is the journey that he has been able to do. वो घर छोड़ के गया और अभी वो वापस घर वापसी करना चाहता है, और इस घर वापसी में उसको प्यार मिल रहा है. पहली घर वापसी में she was relieved to get rid of Phatik. आप समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने पहले आपको मार्क किया था. तो अगर आप पहले का वो पोर्शन याद रखें और उसके साथ इसको कोरिलेट करें, you will be able to talk about the change which has happened in case if he goes back. Now many critics believe that this is probably the end because he says my holidays have come. So he is talking about leaving this world and going into another world. Now that is another way of interpretation. Tagore has left the ending very unclear कि आप reader आप decide करें कि क्या हुआ होगा, right? So with this we come to the end of this particular short story, The Homecoming. मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा. You will need to prepare like question and answers, like whether the title के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, relationship के बारे में पूछा जा सकता है, boy of 14 के बारे में पूछा जा सकता है, his relationship with the two women, with the mother and the aunt पूछा जा सकता है, right? So all these question and answers अगर आप basic points prepare करें, आपको exam hall में पूरे सोचने में उस पे समय वेस्ट करना नहीं पड़ेगा. आप सीधा सीधा उस पर लिख सकते हैं, राइट? टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. Like the video if you like it, share the video if you want to, and definitely subscribe to the channel. Tata.